तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे अपना रैपिड रिव्यू सीरीज़ फिरदौस फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ फ्रजाइलिटी ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ एटीपी इन आरबीसी, एटीपी के फंक्शंस हमने पढ़े थे आरबीसी में। यहाँ पे क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो आरबीसी किस तरह अलाइव रहता है, किस तरह सर्वाइव करता है और किस तरह एटीपी जनरेट करता है, तो हमने उसके सोर्स पढ़े थे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। अब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, आरबीसी की मेम्ब्रेन की प्लायबिलिटी को या फ्रजाइलिटी को बरकरार रखना। ये किस सूरत में मुमकिन है? इसका मेन फंक्शन है कि ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखता है आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर, और फ्रजाइलिटी यहाँ हीमोलाइसिस को बचाता है आरबीसी, मतलब कि आरबीसी के सेल को रप्चर होने से बचाता है, यहाँ इसको बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होने से बचाता है। किस तरह के? इसके एंजाइम्स को फ्रेश रखता है। ग्लूटाथायोन हमने पढ़ा था कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये आरबीसी के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आगे फ्रजाइलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन व्हेन आरबीसी है लिव 120 डेज। जब आरबीसी अपना 120 डेज़ का लाइफ स्पेन पूरा करता है तो क्या होता है, एंजाइम्स ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट डिक्रीजेज, NADPH2 डिक्रीजेज, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन इन मेम्ब्रेन डिक्रीजेज, फ्रजाइलिटी इंक्रीज और ससेप्टिबिलिटी ऑफ हीमोलाइसिस इंक्रीज। तो यहाँ पे सारा वाक्य बयान करता है कि आरबीसी के मेम्ब्रेन, आरबीसी जब अपना लाइफ स्पेन पूरा करता है 120 डेज़ का, तो क्या होता है उसमें हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के एंजाइम्स डिक्रीज होते हैं, जिससे एटीपी नहीं बनती, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं NADPH2 भी डिक्रीज होती है, और ग्लूटाथायोन क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म में नहीं रहता, डिक्रीज करती है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म, और तब फ्रजाइलिटी इंक्रीज करती है और हीमोलाइसिस के खदशात बढ़ जाते हैं आरबीसी के। आगे हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो कि हीम और ग्लोबिन दो चीज़ों से बनी हुई है। हीम इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी cells. RBCs can concentrate maximum hemoglobin up to 34 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ सेल्स। आरबीसी की न्यूक्लियस ना होने की वजह और ऑर्गेनेल्स की ना होने की वजह क्या है? बेसिकली इसमें ज़्यादातर पोर्शन हीमोग्लोबिन का है, क्योंकि इसका फंक्शन ही ऑक्सीजन कैरी करने की है। इसलिए यहाँ पे लिखता है कि आरबीसी की में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 34 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ सेल्स है, और होल ब्लड में मेल में 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड और फीमेल में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये अमाउंट इसके यूनिट के साथ आपको याद होनी चाहिए। O2 बाइंडिंग पावर ऑफ हीमोग्लोबिन, ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.39 ऑफ O2। ये बिल्कुल एज इट इज़ MCQs आ सकते हैं, एज आप कह सकते हैं कि लाइन्स ही उठा के दे सकता है एग्जामिनर। अच्छा, मेल में 21 मिलीलीटर O2 कैरिड बाय ईच 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, दैट इज़ बाय 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड फीमेल में 19 मिलीलीटर O2 कैरिड बाय द ईच 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड बाय 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की साइट क्या है? मोस्ट स्टेप्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादातर हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसके स्टेप्स क्या हैं? ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे इन स्टेप्स को, ये यहाँ पे भी फिजियोलॉजी में भी हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके एंजाइम्स भी आपको याद होने चाहिए, इसके स्टेप्स भी याद होने चाहिए, और इसके लिए एक निमोनिक भी आप याद कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट निमोनिक्स बना सकते हैं इसके लिए आप। एसिटिक एसिड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होती है, फिर सक्सिनाइल कोए +2 ग्लाइसिन्स पायरोल रिंग बनाते हैं, फिर 4 पायरोल रिंग मिलकर प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं। प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन की फीरस फॉर्म से मिलकर हीम बनाती है, फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाती है। 2 अल्फा चेन्स +2 बीटा चेन्स क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स। अब आगे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, इनमें आप लोगों को खासकर ये फर्स्ट वाला ज़रूर आना चाहिए, एडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन से चेंज हैं, और दूसरा इनमें फीटल हीमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन ए में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेंज हैं, हीमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेंज हैं, और हीमोग्लोबिन F में 2 डेल्टा और 2 गैमा चेंज। ग्रोवर 1 हीमोग्लोबिन में 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन, और ग्रोवर 2 हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन। ओके, ये क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए हम दूसरी टर्म कौन सी इस्तेमाल करते हैं? हीमोग्लोबिनोपैथीज़, क्योंकि ये अक्सर डिजीज़ काजिंग है, ये डिजीज़ काज करते हैं, इसलिए भी हम उनको हीमोग्लोबिनोपैथीज़ कहते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन S।
इनके अंदर जो पॉइंट म्यूटेशंस आती हैं या जो अमीनो एसिड की चेंजिंग्स आती हैं वो आपको एग्जैक्ट एज इट इज़ याद होनी चाहिए, नंबर वाइज, और कौन सी अमीनो एसिड किस से रिप्लेस होती है ये भी याद होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन एस ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय द वैलिन एट पोजीशन नंबर 6 इन बीटा चेन्स अंडरगो सिकलिंग एट द लो O2 टेंशन। जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन होती है तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये सिकलिंग करता है, मतलब कोagulation करती है ये ब्लड। ओके, हीमोग्लोबिन सी में कौन सी म्यूटेशन है? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय द लाइसिन एट पोजीशन नंबर 6 इन बीटा चेन। वही इन दोनों का पोजीशन सेम है 6, लेकिन हीमोग्लोबिन एस में ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हुआ था और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से रिप्लेस हुआ है। हीमोग्लोबिन ई में ग्लूटामिक एसिड ही रिप्लेस होता है लाइसिन से, पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है 26 होती है बीटा चेन में। और मिथ हीमोग्लोबिन क्या होता है कि इसमें आयरन की फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, फिर इससे फिरिक फॉर्म में जाता है और मेथ हीमोग्लोबिन बनाती है फॉर्म रादर देन Fe2 एंड कैन नॉट कैरी O2। और सबसे बड़ी डिफेक्ट क्या हो जाती है इधर? O2 कैरी करने में RBC फेल हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन टू बी इनसाइड RBC, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन का होना क्यों ज़रूरी है, इसकी रीजंस क्या है? फॉर हीमोग्लोबिन टू रिमेन इन ब्लड स्ट्रीम इट मस्ट रिमेन इनसाइड द RBC व्हेन इट इज़ फ्री इन प्लाज्मा। अगर ये प्लाज्मा में फ्री हो तब क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? इट लीक्स थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स इनटू द टिश्यू स्पेसेस, ये लीक हो सकती है कैपिलरीज से निकल के, ब्लड स्ट्रीम से निकल के टिश्यू स्पेसेस में जा सकती है। और इट लीक्स थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। सबसे बड़ी वजह, अगर ये RBC के अंदर नहीं हुआ तो ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से लीक होकर यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी इस सूरत में मुमकिन हो सकती है। इट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू फीसेस, ये फीसेस में भी एक्सक्रीट हो सकता होगा। फिर इट इंक्रीज इन द ब्लड विस्कोसिटी, ये ब्लड की विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी ज़ाहिर है जब डायरेक्टली हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर सर्कुलेट करे विदाउट RBC। तो इट पार्टिसिपेट्स इन स्मॉल कैपिलरीज टू ब्लॉक दैम, स्मॉल कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती है जिनकी डायमीटर से RBC मतलब के 8 माइक्रोमीटर से कम होगी, उनको ब्लॉक कर सकती है। इट्स फैगोसाइटाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस टू फॉर्म बिलिरुबिन। तो जाहिर है जब भी RBC से हीमोग्लोबिन बाहर होती है तो इसकी ब्रेकडाउन होती है और इससे बिलिरुबिन बनती है। अगर सारे का सारा हीमोग्लोबिन हम बाहर निकाल दें तो एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन बनेगा, जो कि जॉन्डिस भी काज कर सकती है और भी डिसफंक्शंस काज कर सकती है। कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस, जाहिर है एक प्रोटीन है और वो भी RBC के आउटसाइड, तो ये कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी असर करेगा। आगे नेक्स्ट है कलर इंडेक्स, रेशो ऑफ हीमोग्लोबिन टू द RBC काउंट इज कॉल्ड कलर इंडेक्स। हमें पता है कि RBC में या ब्लड के अंदर जो कलर होती है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। अब हम कलर को डायग्नोस करके या कलर की हम मतलब मेजरमेंट्स लेके पता कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की क्या लेवल है इसमें। रेशो ऑफ हीमोग्लोबिन टू द RBC काउंट इज कॉल्ड कलर इंडेक्स। वैल्यू इसकी क्या है? 83:1। ओके, इंक्रीज्ड इन मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया जो मतलब RBC की साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है उसमें इंक्रीज़ करती है कलर इंडेक्स, उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। और डिक्रीज़ किस में करती है? डिक्रीज्ड इन हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ओके, आयरन मेटाबॉलिज्म में ब्लड लेवल क्या होती है? 50 to 173 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। प्लाज्मा लेवल कितनी होती है फिर? मेल में 120 to 140 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर और फीमेल में 90 to 120 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये आप लोगों ने हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देख ली, प्लाज्मा में भी और ब्लड लेवल में भी। ओके, टोटल बॉडी आयरन, ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 ग्राम होती है टोटल बॉडी है। ये प्रैक्टिकल्स में इसके मुतालिक आप लोगों से क्वेश्चन हो सकती है जब भी RBC की शेप वगैरह के मुतालिक आ जाए, और वैसे भी वाइवा क्वेश्चंस में और थ्योरी और MCQs में भी इसके मुतालिक क्वेश्चन हो सकती है। और हीमोग्लोबिन में कितने % होती है? 65%। सबसे ज़्यादा आयरन हीमोग्लोबिन में होती है। फिर मायोग्लोबिन में 4% है। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम और प्लस लीवर में 15 to 30, और आयरन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स में 1%, और ट्रांसफ्यूरन के साथ प्लाज्मा में 0.1%, और लीवर स्टोर में और फेरेटिन एंड हीमोसाइडेरिन फॉर्म के अंदर भी आयरन स्टोर होती है। हीमोसाइडेरिन इसका इंसोल्यूबल फॉर्म है जब आयरन एक्स्ट्रा स्टोर हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयरन कंटेनिंग कंपाउंड।
आयरन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं? हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, कैटालेज। ये कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ और कंपाउंड्स हैं, ये ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड्स हैं, और ये साइटोक्रोम्स के अंदर कहाँ पे पढ़े थे हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इन एंजाइम्स के अंदर आयरन होता है, या आयरन इनके लिए कुछ के लिए कोफैक्टर के तौर पर काम करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन इन डाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। आयरन डाइट के अंदर किस फॉर्म में हम लेते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन Fe के फॉर्म में होती है, और स्मॉल पोर्शंस ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब बाय पिनोसाइटोसिस इनटू इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स। ये आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs आ सकता है कि आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है और किस कंपाउंड के और किस प्रोसेस से। पिनोसाइटोसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, पिनोसाइटोसिस आप लोगों को याद होनी चाहिए कि पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस से आयरन की इनटेक होती है। सो दे आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स एंड आयरन इज रिलीज्ड टू ट्रांसफेरेन। Okay, transport of iron. After absorption, iron binds with the apotransferrin. Beta globin formed in liver to form transferrin, which transports iron in the blood. Absorption के बाद iron bind करती है apotransferrin के साथ और फिर transferrin बनाती है, और जो कि ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है आयरन की ब्लड में। स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन स्टोर किस फॉर्म में होती है? एक्सेस आयरन कंबाइंस विद द एपोफेरेटिन टू फॉर्म फेरेटिन विच स्टोर्स इन द स्पेशली इन द लीवर सेल्स। आयरन लीवर सेल्स में स्टोर होती है एपोफेरेटिन से मिलकर फेरेटिन के फॉर्म में, और स्मॉल क्वांटिटीज़ आयरन के स्टोर होते हैं इनसोल्यूबल फॉर्म में, जिसको हीमोसाइड आयरन कहते हैं। जब ये एपोफेरेटिन पूल सैचुरेटेड होती है तो हीमोसाइड आयरन बनती है। ओके, हीमोसाइडिरोसिस क्या होती है? ये एक डिजीज़ है बेसिकली, जब एक्स्ट्रा आयरन स्टोर हो जाए और टिश्यू डैमेज काज करे। इसकी काज क्या है? इसके काज ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं। एक्सेस आयरन स्टोरेज की काज ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एनीमिक पेशेंट्स में जो हम ज़्यादातर ब्लड की ट्रांसफ़र करती हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? दो टाइप्स हैं, एक है हेपेटिक हीमोसाइडिरोसिस और है पल्मोनरी हीमोसाइडिरोसिस। डेली लॉस ऑफ आयरन मेल में कम है, 1 मिलीग्राम है, फीसिस में इसकी सोर्स से लॉस होने की, और फीमेल में 2 मिलीग्राम है। फीसिस भी है और मेंस्ट्रुअल ब्लड भी है। Regulation of the total body iron. Total body iron is regulated by altering rate of the iron absorption. आयरन की टोटल बॉडी रेगुलेशन किस तरह होती है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं। जब नीड होती है तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, अदरवाइज डिक्रीज रहती है। इफ मोर आयरन इज प्रेजेंट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कब होती है? जब आरबीसी अपना लाइफ स्पेन 120 डेज का पूरा करता है तो क्या होता है, उसके अंदर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, उसके मेम्ब्रेन जो हैं वो फर्जाइल हो जाते हैं और रप्चर करते हैं जब ये कंसनट्रिक कैपिलरीज के अंदर गुजर रहे होते हैं या रेड पल्प ऑफ स्प्लीन के अंदर गुजर रहे होते हैं। हीमोलाइसेंस क्या है? रप्चर ऑफ आरबीसी विद रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड हीमोलाइसेंस। आरबीसी की रप्चर होना हीमोलाइसेंस कहलाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आफ्टर हीमोलाइसेंस, हीमोग्लोबिन इज रिलीज फ्रॉम आरबीसी। हीमोग्लोबिन इज फैगोसाइटाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस। जब आरबीसी की हीमोलाइसिस होगी तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा और वही हीमोग्लोबिन को मैक्रोफेजेस ब्रेक डाउन करके बिलिरुबिन निकालेंगे इससे। ओके, हीमोग्लोबिन ब्रेक्स अप इनटू हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन enters the protein metabolism. Heme is broken into iron and porphyrin. Iron is released from the macrophages into the blood and transported by the transferrin to bone marrow. And the production of new RBCs are to the liver and other tissues for the storage of the ferritin. यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कंप्लीट ब्रेकडाउन प्रोसेस लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन टूटता है हीमोग्लोबिन में, फिर जो ग्लोबिन होती है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एंटर करती है और हीम के से क्या बनता है? आयरन और पोरफायरिन निकलते हैं इससे। और जो आयरन रिलीज़ होती है मैक्रोफेजेस उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बोन मैरो के अंदर और न्यू आरबीसी प्रोडक्शन में ये काम आती है। और पोरफायरिन को कन्वर्ट करते हैं मैक्रोफेजेस बिलिरुबिन में। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बेसिकली कि बिलिरुबिन का जो सोर्स होती है आरबीसी में और सॉरी हीमोग्लोबिन में वो पोरफायरिन होता है। बिलिरुबिन इज रिलीज फ्रॉम द मैक्रोफेजेस इनटू द ब्लड एंड इज टेकन टू द लिवर एंड इज सीक्रेटेड इनटू बाइल। जो बिलिरुबिन होती है वो मैक्रोफेजेस किधर ले जाते हैं? लीवर के अंदर, और फिर बाइल की सूरत में उसको सीक्रेट करते हैं। जॉन्डिस
कौन सी केस काज होती है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यूज ड्यू टू द हाई ब्लड बिलिरुबिन लेवल इज कॉल्ड जॉन्डिस। जॉन्डिस हम उस कंडीशन को करेक्टराइज करते हैं जब ब्लड के अंदर बिलिरुबिन ज़्यादा होती है। इससे आप आरबीसी के हीमोलाइसिस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कोई भी ब्लड डिसऑर्डर में जब आरबीसी की ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही हो, सिकल सेल एनीमिया हो या एनीमिया के डिफरेंट केसेस, आप इससे पता लगा सकते हैं कि माइल्ड जॉन्डिस होगा या फिर सीवियर जॉन्डिस होगा। आरबीसी की ब्रेकडाउन से ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा और बिलिरुबिन से हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं। टाइप्स कौन से होते हैं? प्री हेपाटिक और हीमोलिटिक, हेपाटिक और पोस्ट हेपाटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। यहाँ तो लीवर के अंदर ये आरबीसी की ब्रेकडाउन की वजह से होती होगी, यहाँ आउटसाइड द लीवर होती है, और यहाँ फिर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ख़ासतौर पर गाल स्टोन्स वगैरह की वजह से।